कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला। कमाल तो कमाल। आपने मैं आजकल एक किताब भी लिख रहा हूँ अपने बचपन पे, कोमालिया। मतलब वो एक और माहौल था, एक और ज़िंदगी थी। माँ बाप दर्द दिल रखते थे, इल्म की अहमियत से आशना थे। मेरी वालदा मेरा हाथ पकड़ के स्कूल ले गई, बड़े बड़े ख्वाब देखे। तो वहाँ से निकल के मैं फिर MBBS किया और फिर एहसास हुआ कि मेडिसिन मुझे शायद रास ना आए। लोग शौक से करते हैं हम्म। CSS, तो हमने भी कर लिया और बड़ा स्कोप है सिविल सर्विस में खिदमत का, लेकिन कुछ बंदिशें भी हैं। क्या बात है, हूटर वाली गाड़ी, आगे पीछे मुलाजिम। तो ही नादा चंद कलियों पर किनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी है। वाह वाह। कि आपने करना क्या है, आप कौन हैं, इस दुनिया में क्यों आए हैं, खुदा आपसे क्या चाहता है। क्या हम ये सोचते हैं कि खुदा क्या चाहता है? जिसने ये सोचना शुरू कर दिया उसकी जिंदगी संवर गई। हम अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हे दूसरों की झोली में रख रहे हैं। इस कायनात को फतह करने का, इस कायनात को तस्खीर करने का पहला कदम है। फिक्र मुआश जो है ना, उसमें आप कोई प्रोफेशन ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराए इकरार पॉडकास्ट। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, ये उन शख्सियात में शुमार होती हैं जिन्होंने अपनी ज़ात से आगे बढ़कर सोचा और इस बात का पुख्ता यकीन रखा कि जो वो सोच रहे हैं उसको कर दिखाएंगे। वैसे तो कमालिया से ताल्लुक़ है, वालदा बड़ी शफीक थी, तालीम हासिल की, डॉक्टरी की, उसके बाद सिविल सर्विस को ज्वाइन किया, फिर अखुवत के नाम से एक इदारा कायम किया, फिर मवाख़ात की बात की और अपने ख्वाब को अपने सामने जिंदा ताबीर होते हुए देखा। ऐसे कम लोग हैं। जितनी इंस्पायरिंग इनकी लाइफ जर्नी है, उतनी ही इंस्पायरिंग इनकी शख्सियत है। मेरे बहुत फेवरेट और मैं इनसे बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ, डॉक्टर अमजद साकिब साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कमालिया से शुरू करते हैं। जब आपने होश संभाला, इर्द गिर्द क्या देखा, वालिद साहब से क्या सीखा, वालदा की शफकत से क्या सीखा? जी थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अप्रिशिएट कि आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, इतने अच्छे प्रोग्राम्स कर रही हैं और आपने मुझे भी दावत दी। तो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला। कमाल तो कमाल। आपने बहुत निसफ सदी से पहले की बात छेड़ दी, कमा लिया। तो मैं आजकल एक किताब भी लिख रहा हूँ अपने बचपन पे। तो कमालिया मतलब वो एक और माहौल था, एक और ज़िंदगी थी, एक और तरह के लोग थे, एक पुरसुकून। ये जो सबसे बड़ी आजकल शरारत है, मोबाइल ये नहीं था, फेसबुक नहीं थी, वीलॉग्स नहीं थे, टिकटॉक नहीं थी, यहाँ तक कि बिजली भी नहीं थी। तो उस तरह से बचपन। फिर अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप दर्द दिल रखते थे, इल्म की अहमियत से आशना थे। तो मेरी वालदा मेरा हाथ पकड़ के स्कूल ले गई। तो उस स्कूल में जब उन्होंने देखा कि दीवारें भी टूटी हुई हैं, राशनदान भी टूटे हुए हैं और कच्चा फर्श है और उसके ऊपर फटा हुआ टाट है, तो वो थोड़ी सी उनकी आंखों में नमी आई कि मेरा तो बड़ा नाजुक और नाजों से पला हुआ बच्चा है। तो इसको मैं कहाँ छोड़ के जा रही हूँ। बहरहाल उन्होंने मुझे प्राइमरी स्कूल में छोड़ा। अगले दिन एक छोटा सा कारपेट का टुकड़ा दिया कि ये रख लेना, उस टाट से नमी आएगी तो तुम्हें तकलीफ होगी। तो दैट वाज द बिगिनिंग। फिर उसी टाट के स्कूल से पढ़ के बड़े बड़े ख्वाब देखे। तो वहाँ से निकल के मैं फिर मैट्रिक वैट्रिक करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पहुँच गया। तो वो दैट वाज अ रिमार्केबल इंस्टीट्यूशन। तो वहाँ पर दर्दमंदी भी है, वहाँ पर बहुत से बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, उनकी खुशबू भी वहाँ पर बाकी है। तो एक ट्रेडिशन का नाम है, एक अदारा ही नहीं, एक रवायत है। बेशक। तो इकबाल से शुरू होती है और फिर कहाँ तक पहुँचती है आगे। तो वहाँ से फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, तो वो MBBS किया और फिर एहसास हुआ कि मेडिसिन मुझे शायद रास ना आए, मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है। तो फिर मैंने सिविल सर्विस में आने का फ़ैसला कर लिया और वो बहुत लोग शौक से करते हैं CSS, तो हमने भी कर लिया और मेरी पोजीशन भी आ गई। तो मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में सेलेक्ट भी हो गया और फिर अगले तकरीबन 16-17 साल इसी दश्त की सियाही में गुजर गए।
और फिर एक दिन ये ख्याल आया को ये वो तो नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। तो वह नहीं वही चीज़ जो मेडिसिन छोड़ते हुए, तो फिर मैंने कहा कि इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसे अच्छा लगता है, जिससे उसे मोहब्बत है और वो अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ये बड़ा स्कोप है सिविल सर्विस में खिदमत का, लेकिन उसमें कुछ बंदिशें भी हैं। डॉक्टर साहब, लोगों की ख्वाहिश होती है और ख़ास तौर पे जैसे आपने बताया कि आपका बचपन एक टाट के स्कूल में पढ़ना, वहाँ से ख्वाब देखना, तो अल्टीमेट ख्वाब तो लोगों का यही हुआ करता है कि जी सिविल सर्विस, वाह क्या बात है, हूटर वाली गाड़ी, आगे पीछे मुलाजिम और आप अफसर की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़िंदगी सुकून में होगी। लेकिन आपने वहाँ भी सुकून ना पाया, उसकी वजह क्या रही? नहीं देखें, ये अल्टीमेट अगर डेस्टिनेशन आपकी ये है तो आपने तो ही नादा चंद कलियों पर किनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी है। वाह वाह। तो अगर आप चंद नीली पीली बत्तियों पे ही किनात कर गए और इसी को ज़िंदगी समझ ली और ज़िंदगी का इख्तिताम समझ लिया, तो मेरा ख्याल है शायद ये कहीं कोई गलती हुई है। तो ये एक मीन्स हैं, सिविल सर्विस इज अ मीन्स टू अचीव एन एंड। एंड बहुत बुलंद है, तो वो अगर एंड आपकी नज़र में है ना कि आपने करना क्या है, आप कौन हैं, इस दुनिया में क्यों आए हैं, खुदा आपसे क्या चाहता है, तो वो अगर मंजिल का तयन आप कर लिया आपने, तो फिर बेशक आप सिविल सर्विस में चले जाएं, बेशक आपकी तरह एक खूबसूरत कॉम्पेयर ब्रॉडकास्टर बन जाएं, आप सियासत में चले जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं। डॉक्टर साहब ये मीन्स हैं टू अचीव एन एंड। डॉक्टर साहब, कता कलामी की माफ़ी, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। आपने कहा कि आप ये सोचें कि खुदा क्या चाहता है। क्या हम ये सोचते हैं कि खुदा क्या चाहता है, या खुदा ने हमें तख्लीक करके यहाँ भेजा, उसके पीछे क्या मकसद था? तो यही तो नहीं सोचते ना। जिसने ये सोचना शुरू कर दिया उसकी ज़िंदगी संवर गई। देखें, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये वो बुनियादी सवाल हैं जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए, या तलाश करनी चाहिए, जुस्तजू करनी चाहिए, ढूंढना चाहिए इनका जवाब। जब आप इनके जवाब पाएंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि कायनात आपसे क्या मांगती है। मतलब एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना जिसमें पता ही नहीं कि मैं क्यों हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, कहाँ मेरा इख्तिताम है। तो ये मैं आपने भी इस बात को मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू करने का फैसला किया, तो ये सवाल जिस दिन हमारी नौजवान नस्ल को समझ आ गया, हर शख्स को समझ आ गया कि सबसे पहले वो अपनी ज़ात का इहाता तो करे ना, अपने अंदर तो झांके ना, फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर आप बेशक डॉक्टर बन जाएं, फिर आप बेशक सड़क पे झाड़ू फेरना शुरू कर दें। That makes no difference। डॉक्टर साहब, आजकल तो बड़ा नफ्सा नफसी का आलम है। किसी से यही वाली बात अगर कह दें तो वो कहते हैं कि दिमाग आपका ठीक काम करता है, पागल वागल तो नहीं हो गए, कैसी बातें करते हो, हम तो फिक्रे माश में इस वक्त बुरी तरह से जकड़े हुए हैं, बच्चे हैं, 9 to 5 जॉब करनी है, ख़वातीन कहती हैं घर के काम से फुर्सत नहीं, सोचें कब। ये वो सवालात है जिनका सामना मुझे भी करना पड़ता है जब मैं ऐसी कोई बात कह दूं। कैसे इस भंवर से बाहर निकला जाए? सोचने के लिए वक्त तो बहुत है। आप आजकल एवरेज 8-9 घंटे लगाते हैं हम इस छोटे से आले पर। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। तो 8 घंटे में आप अपने आप को समझने के लिए 1 घंटा भी नहीं। आप लोगों की बातें सुनते हैं ना जी। कोई लतीफ़ा सुन लिया, किसी ने कहा जी जुमा मुबारक, वो पढ़ लिया, कोई सनसनीखेज वाकया सुन लिया, फॉरवर्ड कर दिया। यानी दूसरों की बातें हम सुन रहे हैं, दूसरे हम पर असरअंदाज हो रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हे दूसरों की झोली में रख रहे हैं। मतलब मेरी ज़िंदगी है ना, तो ये 8 घंटे मुझे इसको इस तरह से बसर करना है जो मुझे खुशी दे या मेरे मकसद हयात को पूरा करने में मदद दे। चले मैं कोई कारोबार ही कर लूँ, कोई दूसरी नौकरी ही कर लूँ, तो मैं अगर ये 8 घंटे यहाँ लगाऊंगा तो ये नहीं सोचूंगा उस में मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं कहूँ कि नहीं मैं तो बहुत मसरूफ़ हूँ, 1 घंटा मैं ये सोचूं। और ये सोचना जो है ना, खुद को तलाश करने का आगाज़ जो है, यही असल में इस कायनात को फतह करने का, इस कायनात को तस्खीर करने का पहला कदम है। बहुत खूब, आपने बहुत खूब बात की। मकसदियत बड़ी ज़्यादा पता तो होना जी, मकसद हयात आपने पा लिया, आपने पा लिया डॉक्टर साहब। दोनों चीज़ें हैं।
मैं आप पहली बात को ज़रा जी, मज़ीद थोड़ा जी। सा मुकम्मल कर लूँ कि आप फ़िक्र मुआश जो है ना, उसमें आप कोई प्रोफ़ेशन ढूँढते हैं, तो प्रोफ़ेशन शुडन्ट बी बिकम एंड इनटू इटसेल्फ। दुरुस्त। एंड आपने पहले से मुतय्यन करना है कि क्या है। फिर आप दौलत आपकी मंज़िल नहीं होगी, फिर शोहरत आपकी मंज़िल नहीं होगी, फिर न्यूसेंस वैल्यू आपकी मंज़िल नहीं होगी, फिर वो मकसद मंज़िल होगी। तो फिर आपको, मैं समझता हूँ हम सबको फिर इत्मीनान भी मिलेगा, सकून क़ल्ब भी मिलेगा, और जो बेचैनी है, ये जो हर वक्त क्या कहा वो, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना, तो ये फिर उकताहट ख़त्म हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, अब हम अखुवत की बात कर लेते हैं। गालिबन 2001 में आगाज़ होता है, आज 24 साल मुकम्मल हो गए। उसके बाद फिर हम माइक्रो फाइनेंस पर भी आएंगे, लेकिन आपने सिविल सर्विस छोड़ दी। छोड़ के आपने कहा कि मैं सिर्फ इस तरफ अपनी सारी एनर्जी लगा दूंगा। पीछे वही था मकसद हयात। जी ऑब्वियसली, मतलब है कि अपनी खुशी मैं कैसे ढूंढूं, कौन सा काम है जो मुझे खुशी देता है, ठीक। पहले तो ये। फिर उसके बाद किसी ज़माने में हम सोचते थे कि अटेनिंग हैप्पीनेस, खुशी की तलाश ये ज़िंदगी का मकसद है। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आया नहीं, खुशी की तलाश से कहीं ज़्यादा ये मकसद अगर बन जाए कि आई शुड बी समवन जो दूसरों के लिए कारआमद है, दैट्स एनफ। बहुत बड़ा तो दावा नहीं है कि मैं ऐसा शख्स बन जाऊं जो दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाए, जो किसी को खुश करे, क्या किसी प्यारी बात है। गिरे हुए का हाथ थामे, किसी के आंसू पोंछ डाले, किसी यतीम के सर पे हाथ रख दे, अपनी ज़ात से निकल कर उसकी ज़ात के दुखों और गमों का एहसास कर ले। तो अगर हर शख्स, आप देखें ना, ये सोचे कि हाउ आई कैन बी यूजफुल फॉर अदर्स, तो दुनिया खूबसूरत नहीं होगी। बेशक होगी, बहुत खूबसूरत होगी। तो ये छोटी सी बात है। तो डॉक्टर साहब, आगाज़ हुआ कि आज तो हम आपका कैंपस देखते हैं, मतलब मैं कहती हूँ मास्टरपीस है, बहुत खूबसूरत। वहाँ जाके एक अलग ही वाइब्स आती हैं। एहसास तो जब होता है आगाज़ हुआ था तब कैसा था? आप कितने कुछ भी बच्चे नहीं था जी, हैं? मतलब अब जो कैंपस की अगर आप बात करें, जो हमने फी फ्री यूनिवर्सिटी बनाई, हम कहते हैं जी। कि आज पढ़ो 10 साल बाद फीस दे देना, क्योंकि हम इल्म की कीमत नहीं लगाना चाहते। तो उस वक्त हम गए तो हमने सोचा, पहले हमने एक, आप सुन के हैरान होगी, ये मैंने कभी बात किसी से ने पूछी भी नहीं और मुझे जहन में भी नहीं आई, कि हमने पहला यूनिवर्सिटी बनाने से पहले एक किराए की इमारत ली, और वो एक मुर्गी खाना था। अच्छा। मुर्गी खाना आपने देखा ना, लंबा सा कमरा होता है, तो उस लंबे से कमरे को हमने किराए पे ले लिया, उसको साफ़ किया। वो मुर्गी खाना बंद हो चुका था, लेकिन वो कमरा था, ठीक। तो उसको फिर हमने पार्टीशंस करके कुछ कमरे रहने के लिए बना दिए, कुछ कमरे अच्छा। क्लासरूम्स बना दिए, और 30-40 बच्चे हमारे पास आ गए। हमने एक प्रिंसिपल रख लिया और उस असातिज़ा आ गए। तो वहाँ से ये 2010 या 11, अब एग्जैक्टली मुझे वो महीना याद नहीं, तो वहाँ से मुर्गी खाने से ये शुरू आगाज़ हुआ। हुआ। तो लेकिन बहरहाल हमने उसको लिवेबल बनाया, कि ये नहीं ठीक। कि उसमें खुदा न खास्ता हमने कहा कि बच्चों को एसिड फेंक दिया जाए। तो वहाँ से शुरू, और आज 50 एकड़ पर एक बिल्डिंग है जबरदस्त। जो 3 लाख स्क्वायर फुट पर मुश्तमिल है, और स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है। बिल्कुल ऐसे। और मैं आपके सुनने वाले सबको मैं कहूँगा कि कभी लाहौर आएँ, या लाहौर से तल्लक है आपका, तो आप ज़रूर घर से निकलें, और ये कह के छेड़ती है मुझे दिल गिरफ्तगी, घबरा गए हैं आप तो बाहर ही ले चलें। तो लाहौर शहर से कभी दिल गिरफ्ता हो, इस माहौल से, स्मॉग मॉग से, इस किस्म की चीज़ों से, धुएं से, तो फिर आप आएँ, आपको ख़ुवत कॉलेज यूनिवर्सिटी, हम आपको आपकी खिदमत करेंगे, आपकी मेहमान नवाजी। बिल्कुल। और आप जब जाएं तो जॉगर्स का एक जोड़ा अपनी गाड़ी में ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। जी याद जी, है, मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल। आई थी तो मैंने हील्स पहनी थी, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हुआ। जी तो जी बहुत खूबसूरत बिल्कुल। बिल्डिंग है। और डॉक्टर साहब, वहाँ जो बच्चे हैं, जैसे आपने कहा कि एक इत्मीनान, एक सुकून और कुछ करने की चाह उनमें भी है, तो वो बच्चों को ख़ास कोई तरबियत दी जाती है, या वो आपके साथ रह के आपकी सोहबत में वो ये सीख जाते हैं? ये देखिए, इल्म के साथ अगर तरबियत नहीं है ना, तो वो फिर इल्म बाज़ औक़ात आपको अपनी मंजिल से दूर ले जाता है। तरबियत बहुत ज़रूरी है, उनकी सोच और फ़िक्र पे,
किसी न किसी आला अखलाकी निज़ाम के बंधन में वो होने चाहिए। तो हम इस पे ज़ोर देते हैं कि वो, इसीलिए ये रेजिडेंशियल अदारा है। यानी ये नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं 4 घंटे 6 घंटे, उसके बाद फिर वापस आप उसी माहौल में आ जाएं, उसी मोहल्ले में, उसी गली में, उसी, तो वो फिर आप वो कुछ नहीं सीखते। एक मुसलसल अमल है ना सीखना। जी बिल्कुल। तो ये हमारे बच्चे यहीं रहते हैं। 100% रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सुबह 5 बजे से उठ के रात को 10 बजे तक एक पूरा पता है जी, 5:01 पे क्या होना है, 5:50 पे क्या होना है, 12 बजे क्या होना है, 3 बजे क्या होना है, और बत्तियां गुल किस वक्त होनी है, और ख्वाबों में कब खोना है। तो वो एक निज़ाम है। उसमें फिर खेल भी है, उसमें नमाज भी है, उसमें डिस्कशंस भी हैं, उसमें मुज़ाकरे भी हैं, मुबाहसे भी हैं, उसमें शेर व शायरी भी है, और उसमें तारीख़ के साथ जो आपका रब्त ज़ब्त है उसका में भी इजाफा है। तो वो फिर कोशिश ये होती है, फिर हम गेस्ट स्पीकर बुलाते हैं। आप जैसे अच्छे लोगों को हम इसीलिए दावत देते हैं ना, सर, बहुत कि शुक्रिया। आप आएँ और फिर आप उनको इंस्पायर करें, आप उनको बताएं कि ज़िंदगी क्या है, आपके क्या तजर्बात हैं। तो ये इस तरीके से हम कोशिश, फिर हम अपना विजन ट्रांसफ़र करते हैं। दे आर आवर सक्सेसर्स। लोग हमें पूछते हैं जी कि अख़ुवत बन के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, दोस्तों ने मदद की, पाकिस्तान ने मदद की, तो ये आगे कब चलेगा, कैसे चलेगा 10 साल 20 साल 50 साल बाद। तो हमने कहा कि ये तो बात बड़ी अहम है। तो फिर हमने कहा कि लेट्स क्रिएट सक्सेसर्स, एक सक्सेशन प्लान बनाए। आके सज्जादा नशी कैस हुआ मेरे बाद, कोई खाली न रही दश्त में जा मेरे बाद। वाह। तो हमारे बाद कोई कैस आना चाहिए ना। तो फिर ये बच्चे ढूंढे हमने पूरे पाकिस्तान से, हर सूबे से। अच्छा। तो अब इंशाल्लाह जब ये निकलेंगे तो उसी मवाक़ात मदीना, उसी भाईचारा, उसी ईसार कुर्बानी को लेके चलेंगे आगे। डॉक्टर साहब, आप बहुत खूबसूरत लिखते भी हैं, किताबें भी आपकी मौजूद हैं, और शायरी भी आप बहुत खूबसूरत करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं लेट बी करेक्ट, मैं शायर नहीं हूँ, मैंने कभी शायरी नहीं की, मैं सिर्फ लिखता हूँ, लेकिन नसर। डॉक्टर साहब, वो जो बड़ा खूबसूरत एक नगमा है, हाँ वो एक, आपने वो वन कहाँ एंड बैठ ओनली, के जी बड़ी जी जी खूबसूरत जी जगह लिखा, जी, और वो हाँ शायरी के अंदाज में। बिल्कुल वो है एक, वो खुदा की खास रहमत है। तो देखिए, हर वक्त जब आप एक चीज़ सोचते रहते हैं ना, तो इंटरनलाइज हो जाती है, जिसे कहते हैं ना उर्दू में, बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है, हिर्ज़े जाँ हो जाती है। आपकी शख्सियत और किरदार का हिस्सा बन जाती है वो जी। चीज़, आपकी सोच पे गालिब आ जाती है। तो मवाक़ात हम कहते हैं, लफ्ज़, जी। अख़ुवत का लफ्ज़। आप जिस लफ्ज़ को जितनी दफ़ा दोहराएंगे ना, आप यकीन करें वो लफ्ज़ आपकी शख्सियत पर असर करने लगेगा। तो वो ऐसा ही था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था, तो अचानक ऐसे मैंने कहा कि बच्चों के लिए एक तराना लिखें। तो वो कुछ शार अक्सरियत वहीं लिखे, और बाकी फिर वापसी के सफ़र में बनते गए। और वो तराना आप सुना दिया करें कभी कभार। जी बिल्कुल, वो तराना हम इंशाल्लाह आपसे हासिल करके जी उसकी ओरिजिनल वाली कॉपी अपने हाँ। इंस्टाग्राम पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर करूंगी। डॉक्टर साहब, माइक्रो फाइनेंस का आइडिया पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत नया है, अभी भी बहुत से लोग नहीं समझते। आपने कितने साल पहले इसका आगाज किया था, कैसे सोचा, और ये काम कैसे करता है? देखिए, हम इसके खालिक नहीं है माइक्रो फाइनेंस के। माइक्रो फाइनेंस सब कॉन्टिनेंट में 50-60 साल पहले अख्तर हमीद खान एक साहब थे, वो हमारे गुरु थे, हमारे बहुत बड़े आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि छोटे कर्ज़ों से किसानों की ज़िंदगी तब्दील होगी। ठीक। फिर उसके बाद वो किसी न किसी हैसियत में चलता रहा। फिर उसके बाद शुएब सुल्तान खान साहब आए, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद उसको शोहरत उस वक्त मिली जब बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने उनको अपनी उस स्ट्रेटजी को अपना लिया। फिर उसके बाद दुनिया के 150-200 ममालिक में माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए से गुर्बत का जो ख़ात्मे की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान में बेपनाह अदारे बन गए, कुछ अख्तर हमीद खान और शुएब सुल्तान साहब की पैरवी में, और कुछ इंस्पिरेशन डॉक्टर यूनुस के इस आइडिया से लेते थे। तो हमने दरमियान में एक नई जहत मुतारफ़ करवाई। तो वो माल है नायाब लेकिन गाहक हैं अक्सर बेखबर, शहर में हाली ने खोली है दुकान सबसे अलग। वाह। तो ये पता नहीं, मैं पहला मिसरा कुछ सही नहीं पढ़ा मैंने। तो ये नायाब माल था हमारे पास,
वो नायाब माल मवाख़ात का वो तसव्वुर जो ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और फिर सूद के बगैर मईशत का तसव्वुर जो अल्लाह का हुक्म है। तो इस नायाब माल को हमने अहद हाज़िर के माइक्रो फाइनेंस अदारों के साथ जोड़ के तो उनकी गुड प्रैक्टिसेस लेके, लेकिन कहा यही कि ये मवाख़ात इसकी इंस्पिरेशन होगी और सूद नहीं होगा। तो फिर ये काम शुरू हुआ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में कर्ज़ हसन का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। बेशक बेशक पाकिस्तान की एक पहचान है कि कितने अच्छे लोग हैं हमारे मुल्क के। डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, फिर उनसे कहा जाता है कि 10 साल के बाद आप वापस कर दें वो रकम। ये क्या मॉडल है और बच्चे कैसे वापस कर सकते हैं, और जो बच्चे आना चाहते हैं वो कैसे आए आपके पास? अरे ये मुफ्त का लफ्ज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। ये हम भी इस्तेमाल करते हैं, मुफ्त नहीं है। हम कहते हैं फी फ्री यूनिवर्सिटी, ये मुफ्त तालीम ये नहीं है, ये तो बड़ी महंगी तालीम है। अच्छा। वो इसलिए कि उस बच्चे को आपने ये सिखाना है कि आज मुझे कोई पढ़ा रहा है, मुझ पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो मैंने एक रोज़ वापस करने हैं। सिर्फ वही नहीं करने, उससे बढ़कर कई गुना वापस करने। यानी आप उसको एक बहुत बड़ा एतमाद दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं कि हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। देखिए मैं मिसाल देता हूँ कि हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते हैं जब हम बूढ़े होंगे। अब तो शायद ये खैर तसव्वुर कम कम होगा, लेकिन किसी ज़माने में हमारे माँ बाप ने पढ़ाया था कि जब हम बूढ़े होंगे तो ये हमारा असा बनेंगे, ये हमारे बुढ़ापे में हमारी खिदमत करेंगे। तो हमने ऐसे ही निज़ाम बनाया है। अच्छा, उस निज़ाम में जब मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ तो मैं फ़ीस तो नहीं लेता उससे, बिल्कुल नहीं। ना ही मैं कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाता हूँ, ना ही मैं उससे ये कहता हूँ कि तुमने मेरी खिदमत करनी है। ये एक साइलेंट एग्रीमेंट है, खामोश मुआहदा। तो इसी तरह से हम इन बच्चों को भी लेके आते हैं कि देखो तुम आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम इस मुआशरे के, इस समाज के बच्चे हो। कुछ लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं अपने बच्चों की तरह, तो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, वो मुफ्त नहीं है, वो पढ़ा रहे हैं तुम्हें, तुम्हारा हक है। क्योंकि मुफ्त कहने से ना उसकी थोड़ी सी इज्जत नफ्स में कमी आती है कि पता नहीं मैं मतलब मुझे कोई थोड़ी सी इसमें इस लफ्ज़ को जो है ना वो मुझे को कहे तो मैं मुफ्त ले लो भाई, तो मैं कुछ थोड़ा सा ज़रा महसूस करूँगा कि ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं। तो हम उन्हें ये नहीं कहते कि मुफ्त, हम ये कहते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें। तो जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कि वो बुढ़ापे में खिदमत करेगा, तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम इस मुआशरे को खूबसूरत बनाओगे, ये तुम्हारी खिदमत है। तो बच्चे करते हैं ऐसा? जी बिल्कुल, क्योंकि ट्रेनिंग तो मैंने उनकी देखी है, बहुत कॉन्फिडेंट। देखिए अभी वो इस मुकाम पे नहीं पहुंचे, अभी तो वो यूनिवर्सिटी से जस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, कुछ 1-2 साल से, कुछ अभी मेजॉरिटी तो पढ़ ही रहे हैं। तो हमने उनको कहा कि 2 साल, 4 साल, 10 साल जब आप इस काबिल होंगे तो फिर वो मॉनिटरी जो है ना वो रेसिप्रोसिटी है, लेकिन समाजी जिम्मेदारियों के एतबार से तो वो अभी से लौटा रहे हैं। वो अच्छे शहरी बन रहे हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वो धोखा नहीं देते, वो गाली नहीं देते, वो सिगरेट नहीं पीते। तो क्या ये कंट्रीब्यूशन नहीं है? सिर्फ पैसे की कंट्रीब्यूशन नहीं, मुआशरों की तामीर के लिए बाअखलाक इंसान चाहिए जो दूसरों के लिए सोचते हैं। अब इसी दफ़ा जब सैलाब अभी आया, अब यकीन करें हमारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने दूर दराज इलाकों में जहाँ पर 6-6 फुट पानी था, 5-5 फुट पानी था, उसमें से वो पैदल गुजर के दरिया के अंदर जो बस्तियाँ थीं उनमें जाके लोगों की खिदमत की, उनको खाना पहुँचाया। तो ये कोई कितनी मर्जी पैसे किसी को दे दें, तो वो रात के अंधेरे में जहाँ पर सांप भी हों और हशरातुल अर्ज़ भी हों, तो 4-5 फुट पानी में 1-1 घंटा सफ़र करके सर पर खुराक के डब्बे रख के नहीं जाएगा। तो दिस इज़, हम तो समझते हैं हमारे पैसे पूरे हो गए जैसे कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंस्पायरिंग बात है कि बच्चे इतनी अच्छी तरबियत हासिल करें, लेकिन माशरे का एक अलमिया कि क्यों ऐसे बच्चे कम हैं, क्यों बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं हो पा रही, क्यों हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है। तो फिर उसका देखें, वी शुडंट बी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, वी शुड बी द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। अगर हो गई है तो फिर आए इसके खिलाफ जदोजहद करें। शिकायत क्यों करते हैं? डॉक्टर साहब कैसे करें, क्या किया जाए? अच्छा, ये एक बड़ा खूबसूरत सवाल है। मैं अमेरिका गया हुआ था पिछले दिनों, तो मुझे वहाँ पर एक शख्स मिला, उसने गले लगाया, बड़ा था जी मैं पाकिस्तान से हूँ। कहता है मुझे कि पाकिस्तान कब ठीक होगा।
मैंने कहा ये तो बड़ा आसान सवाल किया आपने मुझसे। वो कहते हैं नहीं ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, मैं किसी से पूछता हूँ तो वो कहते हैं पता नहीं कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा, वो तालीम आएगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, तो कोई बहुत बड़ा लीडर आएगा, कोई मसीहा आएगा, तो फिर पाकिस्तान ठीक होगा। 70 बरस से ये सवाल हमारे जहनों में गूंज रहा है कि पाकिस्तान जी। कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। तो मैंने कहा इससे आसान सवाल है ही कोई नहीं। तो कहते हैं फिर बताएं इसका जवाब। मैंने कहा जवाब यह है कि अगर आप ठीक हो जाएं तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान है ना। बिल्कुल। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे, अगर आप टैक्स अदा करेंगे, अगर आप हेरा फेरी नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, जी। ठीक है ना, तो आपने अपना पाकिस्तान ठीक कर लिया। आपको देख के एक और शख्स भी ठीक होगा, एक और शख्स भी ठीक होगा। जिसको पाकिस्तान ठीक करना है वो अपने आप को ठीक करे। वाई ही इज एक्सपेक्टिंग कि एक मसीहा आके मुझे ठीक करेगा? अगर वो खुद ठीक नहीं होना चाहता, अगर वो चाहता है कि खुद ठीक हो जाऊं मैं, तो वो अपने आप को ठीक करे ना, कोई किसके इख्तियार में है। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। अब मसला यहाँ पर ये आता है कि मैं अपनी जात में तो नहीं झांकूंगी, मैं कहूंगी ये जो बच्चा खड़ा है ना इसमें ये यही तो खराबी बात है, ये खराबी है, ये खराबी, ये तो ठीक हो जाए, मैं ना नहीं, हूँ। ऐसे ही है ना, हम ये कहते हैं कि दूसरे ठीक हो, मैं ना हो। मैं ना हूँ, ये तो मतलब आपको सिर्फ अपनी जात पे आ तो जाना फिर है। पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही पाकिस्तान बात। उस दिन ठीक होगा जिस दिन मैं ठीक हो जाऊं। और ये मैं ये सवाल किसी से क्यों करूं? हर पाकिस्तानी का ये ज़हन में ये सवाल है ना कि पाकिस्तान कब ठीक होगा। अगर ऐसे हर पाकिस्तानी खुद ठीक हो जाए तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ये बड़ी खूबसूरत बात कही डॉक्टर साहब ने, और आप भी अमल शुरू कीजिए, अपनी अपनी ज़ात को दुरुस्त करेंगे तो पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा हमारी सोसाइटी का अलमिया, आप भी अपने इर्द गिर्द देखते हैं, पाकिस्तान से बाहर आप बहुत सफ़र करते हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब मायूसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि रब ताला की ज़ात कहती है कि मायूसी गुनाह है, तो एक तरह से हम लिथड़े हुए हैं इन सब मुनाफिकत की ज़िंदगियों में। एक जो नेगेटिविटी की मैंने बात कही, इस हद तक मायूसी है कि लोग अपनी जान तक ले जाते हैं। इसमें हम सिविल सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों की भी बात करें, अभी पिछले साल 20 साल भी बड़े दुख की खबरें हैं। डॉक्टर साहब, ये मायूसी से कैसे खात्मा, कैसे छुटकारा हासिल करेंगे? देखिए, मायूसी का उलट क्या है? उम्मीद। उम्मीद। तो जब तक मेरा रब है तो मुझे उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये क्यों, हम क्यों इसका नहीं? मतलब हमें खुदा पे यकीन नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि मेरी मौजूदगी में नाउमीदी तो नहीं होनी चाहिए। नाउमीदी कुफ्र है, बेशक। यानी खुदा के वजूद से इनकार है। बेशक। तो हम अगर कुफ्र के मुर्तकब हो रहे हैं तो फिर हम, ज़ाहिर है, फिर हम दलदल में ही गिरेंगे, फिर हम खुदकुशी ही करेंगे, फिर हम जान ही लेंगे या किसी को मार डालेंगे। तो उम्मीद जो है ना वो एक दायमी कैफियत है। मायूसी जो है ना ये वक्ती है। मैं भी कभी कभी मायूस हो जाता हूँ, आप भी शायद मायूस हुई होंगी। हम सब किसी ने कभी कभी उदास होते हैं ना, दुख के लम्हे तो आते हैं। जी, दुख तो ये मैं समझता हूँ ये सब कुछ, मायूसी, दुख, इज़्तिराब, बेबसी, जी। ये सब जो है ना एक बादल की तरह है जो आता है और चला जाता है। उम्मीद आफताब है, सूरज है, रोशनी है, ये दायमी है। तो ये उम्मीद रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक मेरा रब है तो मेरी उम्मीद है। मुझे पता है मैं गिरूंगा वो मुझे थाम लेगा, मैं भूखा हूँ तो वो मुझे खाना देगा, वो किसी शख्स को कह देगा। मैं अगर लाचारो बेचार होके बैठा हुआ हूँ तो वो इकरा को भेज देगा या किसी और शख्स को भेज देगा कि जाओ ये बंदा बैठा हुआ है, इसका हाथ थामो। ऐसे ही होता है। ये जो लोग आपकी मदद करने, अचानक कहीं से खुल जाता है कोई दरवाज़ा, तो हमें उस दरवाजे के खुलने पे यकीन होना चाहिए। यानी कि ठीक है, कभी कभी आप मायूस हो जाएं, दुखी हो जाएं, लेकिन उस स्टेट में ना रहें, उम्मीद रखें कि ये बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि बेबसी जो है वो वाली कैफियत ना आपको अल्लाह ताला से जोड़ देती है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, वही ज़ात है। वो पर अगर आप अल्लाह ताला के करीब आ गए या अल्लाह ताला से मांगने लग गए तो फिर उसके बाद आपको यकीन रखना चाहिए कि अब मेरी मुश्किल हल हो जाएगी। या अगर मुश्किल तवील भी होती है तो फिर ये यकीन रखना चाहिए कि शायद मुझे इस मुश्किल के ज़रिए से और मजबूत किया जा रहा है, मेरा इम्तिहान लिया जा रहा है।
कि खुदा के रंग बड़े निराले हैं। जी जी। तो हम छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। मतलब अमेरिका में मैंने एक कहानी बहुत देर पढ़ी थी कि एक क्लास में एक बच्चे के पास वो ब्रांडेड जॉगर्स नहीं थे, अच्छा। तो वो क्लास के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया और उसने जाके खुदकुशी कर ली। ओह, अब मतलब है ये कैफियत कैसे जन्म लेती है? हम्म, यानी जो उसके हम जमात थे उनको भी सोचना है, उनको भी माँ बाप ने तरबियत देनी है कि अपने दोस्तों से कैसे मिलना है और उसको भी मजबूत करना है। तो ये बहरहाल बाज लोग उस दबाव के नीचे दब जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी की मुश्किलात का मुकाबला करना और मायूसी को उम्मीद में तब्दील तब्दील करना कर लेना। और अंधेरे से उजाला मतलब की तरफ जाना, तो अपने हिस्से की शम्मा जलाना, बेशक। तो वो पहले अपने अंदर अपने सीने को तो फरोज़ा करें ना आप, फिर ही आप किसी और के लिए शम्मा बन सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला से कनेक्शन, रब ताला से जुड़े रहना, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अब लगता है लोगों में ये ताल्लुक कम पड़ता जा जी, रहा है, ऐसे तवक्कुल की कुछ कमी हो है। गई है, जो ये ज़्यादा मसाइल सामने, कि कैसे मजबूत किया जाए? अपने से कमज़ोर शख्स के साथ दोस्ती कर लें। वाह। आप डिफेंस में रहते हैं ना, तो या आप गुलबर्ग में रहते हैं या किसी अच्छी जगह और अच्छी, तो किसी साथ वाली बस्ती में चले जाएं जहाँ पर बिजली भी नहीं है, तो फिर आपको एहसास होगा कि मुझे कितनी नेमतें मिली हैं। हमारे घरों में हमारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं हमारा बेडरूम अलग होना चाहिए। जी। ठीक है, उनको ये एहसास दिला दें किसी दिन किसी कच्ची बस्ती में ले जाके कि यहाँ पर एक कमरा है और 10 लोग रहते हैं उसमें। उसका सोचने का अंदाज बदले ना। बिल्कुल। उसको आप अपने से अमीर से मिलाते हैं, तो उसको अपने से गरीब से भी तो दोस्ती करवाएं ना। तो फिर उसको जब ये तवाज़न उसकी शख्सियत में तब आएगा। तो हम अपने हाथों से कहते हो नहीं गरीबों से ना मिलो, तो ये जो है ना गुर सिखा देंगे बादशाही का, हम फकीरों से दोस्ती कर लो। वाह, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, जेन जी, इसके बारे में बड़ी बातें भी होती हैं, लोगों के ख्यालात हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ मुतजाद हैं। आप क्या सोचते हैं ये जनरेशन जी के बारे में? नहीं, मैं तो देखिए, ये जो भी नाम आप रख लें, इंसान इंसान है, ठीक है ना। तो क्रिएशन ऑफ अ बेस्ट वर्जन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ये हमारी काविश होनी चाहिए, माँ बाप की, उस्तादों की, आप जैसे लोगों की जो इन्फ्लुएंस करते हैं मुआशरे को। तो आदमियत से इंसानियत का सफ़र हमें तय करना है। आदमी तो सब हैं, इंसान कोई कोई है। तो वो जेन जी हो या जो मर्जी हो, बात यह है कि ज़िंदगी की बेसिक वैल्यूज़ वही हैं। इस टेक्नोलॉजी ने हमें कुछ और तरीक़ाकार ऐसे दे दिए हैं। मतलब छोटी सी बात है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा और वक्त से पहले आपको बहुत कुछ मिल जाए, तो आपका गुमराह होना लाजम है। सर, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया अभी पिछली गुफ्तगू में, इन्फ्लुएंस का। आजकल एक और टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, इन्फ्लुएंसर। और उन इन्फ्लुएंसर्स को देखकर जो बच्चे हमारे सीख रहे हैं मादा परस्ती, लेटेस्ट आईफोन, बड़े से बड़ी गाड़ी, ठीक है, आपकी ख्वाहिशात ये भी हो सकती हैं और होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो फेक लाइफ, जो नेगेटिविटी और ख़ास तौर पे मायूसी वाला फैक्टर, ये चीज़ें भी लाती है, उसको कैसे रोकें? जी देखिए, बात है ना कि पुराने ज़माने में लोग पढ़ते थे जी के मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि आपके इर्द गिर्द जिस तरह के लोग होंगे ना, आप वैसे ही बन जाएंगे। यानी वो लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। जी। कौन लोग हैं वो? माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, किनके साथ आप ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, वही आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो पहली तो बात मैं ये कहूँगा कि हमें अच्छे दोस्त तलाश करने चाहिए जो हमारे अंदर मुस्बत रुझानात को जन्म दें। जो भी आदमी मनफी बात करता है ना, उससे हमें भाग जाना चाहिए, उससे दूर हो जाना चाहिए, इसलिए कि वो खुद तो मनफी है, वो आपको भी मनफी कर देगा। तो आप लिस्ट तो बनाए ना कि कौन सा इन्फ्लुएंसर आपको मनफी बनाता है। पहले ये फैसला तो करें कि ना आपने मुस्बत तर्ज अमल रखना है।
हाँ, ये वही बात है पहले कि जात अपने से शुरू अपने आप करना से, है आपने। अगर मुझे तलाश ही मनफी लोगों की है, मैं खुद मनफी सोच रखता हूं, तो फिर मुझे कौन सीधा करेगा? तो पहले तो मैं ये खुद फैसला करूं कि मैं कौन हूं। वो भी पहले वाला सवाल कि क्यों आया हूं, मुझे कैसा बिल्कुल। बनना है, मुझे उम्मीद फैलानी है या मुझे मायूसी फैलानी है। तो उसके बाद फिर मैं एक अपने इर्द गिर्द एक ऐसा हिसार बनाऊं कि जिसमें वो लोग बैठे हों जो अच्छे हैं। चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, ये अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। हाँ, तो आप ऐसे दोस्त, प्लेटो भी आपका दोस्त बन सकता है, अरस्तु, एरिस्टोटल, दुनिया के कितने बड़े बड़े लोग, उनको क्यों नहीं दोस्त बनाते? क्या दोस्त वही होता है जो फिजिकली आपके साथ इंटरेक्ट करे? जी। बातें ही करनी है ना। जी। तो आजकल आप लिखें प्लेटो, आप चले जाएं यूट्यूब पे चले जाएं, जी। तो आपको वो बोलता हुआ भी नजर आएगा, बातें भी करता हुआ नजर आएगा, और आप उससे दोस्ती कर लें। तो आप किसी बड़े आदमी से दोस्ती कर लें, मार्टिन लूथर किंग से दोस्ती कर लें, उसकी तकरीरें सुनना शुरू कर दें। आई हैव अ ड्रीम, आप वो तकरीर सुन लें उसकी। अब तो जिंदगी आसान हो गई ना, बिल्कुल। यूट्यूब पे सब आप कुछ मौजूद। लिंकन का वो खत पढ़ें, हर माँ बाप को वो खत पढ़ना चाहिए जो उसने अपने बच्चे के उस्ताद को लिखा था। अच्छा। आई श्योर यू कि अगर किसी माँ बाप ने वो खत पढ़ लिया तो उनका बच्चा कभी भी खराब नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस उस्ताद के पास लेके जाएंगे जो उसमें वो खूबियां पैदा करेगा जो लिंकन ने देखी। इट्स रिमार्केबल। ये मेरे ख्याल को एक सफ़े का भी नहीं होगा। अच्छा, ये तो मैं भी आज आप पढ़ती पढ़िए हूँ। ना उसको। मैं पढ़ती हूँ। मतलब इफ एक नज्म है, ठीक। तो इस नज्म को आप पढ़ें। मैं 3 चीजें आपको बता रहा हूँ। जी। मार्टिन लूथर किंग की वो स्पीच सुने, 15 मिनट की स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम। लिंकन का वो खत पढ़ें। जी। और फिर ये इफ नामी नज्म पढ़ें, इंग्लिश की है, उसका उर्दू ट्रांसलेशन भी फौरन आपको 1 सेकंड में मिल जाएगा। जी। अच्छा, ये चीजें पढ़ें, ये इनसे दोस्ती करें, इन लोगों को दोस्त बनाए ना, इन लोगों को अपना साथी समझें। ये इससे भी बढ़कर एक और चीज है कि आप अपने फेथ के हवाले से उन शख्सियात का इंतखाब करें जो अल्लाह के करीब हुई, उनको दोस्त बनाएं, उनसे रहनुमाई लें, उनको मुर्शद बना लें। तो आपने 4 घंटे किसी के साथ कैफे पे बैठ के गपशप लगानी है, तो आप आधा घंटा किसी ऐसे दोस्त से जिसके कुव्वत किरदार के असरात ज़माना नहीं मिटा सका। देखिए, अगर आपको कोई ये मौका दे कि आपने अपने क्लास फेलो के साथ 2 घंटे गुजारने हैं या आपने कायद आज़म के साथ 2 घंटे गुजारने, सर कायद आज़म अब टेल मी, आप क्या करेंगे? कायद ऐसे आज़म के साथ, ठीक है जी ना? बिल्कुल। तो आप कायद आज़म की तकरीरें पढ़ना शुरू कर दें, उनकी सवाने हयात पढ़ना शुरू कर दें। आपको यूं लगेगा कि कायद आज़म मेरे सामने बैठे हुए बोल रहे हैं। आज तो टेक्नोलॉजी ने सब कुछ पॉसिबल कर दिया ना। बिल्कुल। तो दोस्ती के लिए जरूरी नहीं है कि आपने इसी अहद के लोगों से दोस्ती करनी है। बहुत प्यारी बात की डॉक्टर साहब आपने। और एक और नुक्ता जो मैं समझ पाई वो ये कि बच्चों की तरबियत के लिए माँ बाप की अपनी तरबियत होना बहुत जरूरी है। हमारी एक बहुत मेरी बहन ही हैं, वो कराची में रहती हैं, तो उन्होंने वहाँ पर एक स्कूल बनाया कि मैं बच्चों को तरबियत दूंगी और पढ़ाऊंगी। कुछ देर बाद उनको एहसास हुआ कि बच्चों को मैं जो पढ़ाती हूँ ये अगले दिन भूले हुए थे। तो उन्होंने कहा कि इनके माँ बाप भी पढ़े हुए नहीं है। तो उसने कहा कि मैं उस बच्चे को दाखिल करवाऊंगी जिसकी माँ भी मेरे स्कूल में दाखिल होगी। अच्छा अच्छा। वो भी 6 घंटे पढ़ेगी और ये 10 घंटे 8 घंटे पढ़ेंगे। तो वो माएँ भी पढ़ने लग पड़ी, और वो मायों को जब उनको एक ही जैसा सबक मिलता था वो घर जाके वही बात करती थी। तो आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी बात है कि माँ बाप को भी पढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके घर में क्या माहौल रहता है? अब तो बच्चे बड़े हो गए होंगे माशाल्लाह से, तो वो आपसे इल्मी अदबी गुफ्तगू करते हैं? मेरे बच्चे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वो माशाल्लाह दे आर वेरी वेल। उनकी मैं एक बात कह सकता हूँ पूरे एतमाद से कि मेरे बच्चे अखलाकी एतबार से किसी से कम नहीं है। जो आपकी शख्सियत है, जो आपकी तरबियत, ये अल्लाह का करम है माशाल्लाह। वो सारे हर वक्त मेरे विंग्स के नीचे तो नहीं रहे। मेरा बेटा मुल्क से बाहर पढ़ता रहा, मेरी बेटी भी
बाहर रहती। लेकिन इखलाकी एतबार से मुझे पूरा एतमाद है और मैं शुक्र अदा करता हूँ। तो बाकी बहुत ज़्यादा इख्तलाफ होता है, वो कहते हैं जी आप पुराने ज़माने की बातें करते हैं, तो वो मतलब ये एक सेहतमंद इख्तलाफ होता है। तो आई इनकरेज कि भाई मेरी ज़िंदगी एक अपनी ज़िंदगी है, तो मैंने इसको इस तरह से गुजारा, आप लोग एक अपनी ज़िंदगी गुजारें इस अहद के मुताबिक, लेकिन जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो अमर हैं। वो हर अहद में ये बुरा है झूठ बोलना, हर अहद में धोखा देना बुरा है, हर अहद में किसी को दुख देना बुरा है। ये वैल्यूज़ जो है ना, ये जो खुतबा हज्जतुल विदा, ये हर अहद के लिए है। तो जो भी कुरान पाक में अच्छे लोगों की खूबियां हैं वो हर अहद के लिए, और वो हर किताब इल्हामी किताब में ये है। तो उन वैल्यूज से जुड़े रहना, बाकी आप जी हो या सी हो या डी हो, जो भी हो। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो चीजें कांस्टेंट फैक्टर्स हैं हमारी जिंदगी के। बाकी जिंदगी जमाना चलती रहती है, आगे रहता पीछे झूला झूलता रहता है, लेकिन वो जो उसका जो एंकर, उसका जो असल सतून है ना, जिससे जिंदगी बंधी हुई है, वो वैल्यूज हैं, वो जिंदा रहनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक चीज मैंने देखी है कि एक उम्र को पहुंचने के बाद इंसान ये सोचने लगता है कि अब आगे कुछ नहीं, अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई। और हमारे यहाँ ज्यादातर जो 40 का हिंसा क्रॉस कर जाए उसको तो कहते हैं बस अब मरने का इंतजार कर लो, 50 में तो और ज्यादा 60 में। तो ये जो मकसदियत है ये तो किसी भी उम्र में हो सकती है और आपको एक एनर्जी देती है। जैसे डॉक्टर साहब आप हर वक्त मौजूद होते हैं अपनी फाउंडेशन में, अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में। इस तरह मैंने और लोगों को भी देखा कि जो ज्यादा काम करते हैं वो ज्यादा एक्टिव और जवान नजर आते हैं। तो ये प्लीज हमारे देखने वालों को बताइएगा कि ये कैसे हो सकता है। देखिए, ये जरूरी है, ये जरूरी है। उम्र जो है ना, वो आखिरी लम्हे तक काम का तकाजा करती है। जिंदगी की कामयाबी अगर आपने हासिल करनी है, इसलिए कि आखिरी लम्हे के बाद ज्यादा बड़ी जिंदगी शुरू होने वाली है। मतलब मौत एंड नहीं है, मौत तो जो है ना वो एक और जिंदगी का आगाज है, एक बल्कि इसी जिंदगी का तसलसल है, उसकी कैफियत बदली हुई होगी। बिल्कुल। तो हम जिसने इस दुनिया में जन्म लिया ना, वो ये बात याद रख ले कि उसने कभी नहीं मरना। जो ये तबई मौत है ना, ये मौत नहीं है, हम किसी और सूरत में ढल जाएंगे। मतलब ये मरने का तो लफ्ज ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक ट्रांजिशन है थोड़े अरसे के लिए। मौत एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। वाह। तो ये बात हमारे एक दोस्त कहते थे कि आराम के बारे में कि यार आराम के लिए तो कब्र बनी है, जिंदगी में तो काम करना चाहिए। वो कहते थे सोना ही नहीं चाहिए, सोने के लिए तो कब्र बनी है। तो बहरहाल ये हर अहद में, हर उम्र में, बचपन हो, लड़कपन, नौजवानी, जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं, वो भी दरअसल एक जवानी कैफियत है। तो जवान होना ये उम्र से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक ज़हनी कैफियत है जी। तो सफ़ेद बालों की शर्त नहीं है, सॉरी स्याह बालों की शर्त नहीं है, गर्म खून और जोश और जज्बे की शर्त। और उसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले मैंने कहीं पर पढ़ा कि ये हम असल में तो रूह है ना, तो ये हम यहाँ पर इस दुनिया में एक जिस्मानी तजर्बा कर रहे हैं, क्योंकि जिस्म हमें एक शक्ल देता है, लेकिन असल में हम रूह हैं और हमारा सफ़र ख़त्म नहीं होगा। वही आपने बताया कि ट्रांजिशन। डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त, खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली गुफ्तगू आज रही। आई एम श्योर देखने वालों ने भी इंजॉय किया होगा। आखिर में आखिरी पैगाम जो अपने देखने वालों के लिए, हर उम्र के नौजवानों के लिए, प्लीज। पैगाम क्या है जी? मेरा पैगाम अखुवत है, जहाँ तक पहुंचे, भाईचारा, ईसार, कुर्बानी, लिविंग फॉर अदर्स। अपने लिए भी जरूरी है जीना, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं जीना। तो आप जब जाएं इस दुनिया से, आपको ये एहसास लेके जाना चाहिए कि आई हैव बीन यूजफुल फॉर सम पीपल। बड़े बड़े मकासद ना रखें, सिर्फ यही काफ़ी है कि आई हैव बीन यूजफुल फॉर सम पीपल। मैंने चंद लोगों की ज़िंदगी में ज़िंदगी तब्दील की है, खुशियाँ दी हैं, यही काफ़ी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो बड़ा आसान कर दिया ना ये बात कह के कि जिसने एक शख्स की ज़िंदगी बचाई, उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। वाह। तो बस किसी एक शख्स का हाथ थाम।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का, और आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, सीखा होगा और बहुत से लोगों की सोच में तब्दीली आई होगी। यही मकसद है। इसी मकसद को जारी रखते हुए एक और शख्सियत के साथ अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।